इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको कहा जाता है दाब, और इसका मात्रक है एसआई में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अब आगे मूव करते हैं। तो दाब है एक अदिश राशि या फिर स्केलर यूनिट। एक बार जो होता है वो बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। वायुमंडलीय दाब जो है वो मापा जाता है बैरोमीटर से। आंधी आने की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछेगा। तो जब बैरोमीटर का पारा जो है वो एकाएक नीचे गिरेगा तो उस कंडीशन में संभावना होती है आंधी के आने की। वर्षा होने की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरेगा। अगर ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो इस कंडीशन में जो है वो बारिश की संभावना होगी, और अगर तेज़ी से गिरेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे आंधी आने की संभावना होती है। दिन साफ रहने की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, तो उस कंडीशन में दिन जो है वो साफ होने का कंडीशन है। किसी द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर जो दाब होता है वो बराबर होता है। पास्कल का नियम क्या कहता है? तो पास्कल के नियम के अनुसार गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर जो दबाव है वो समान होगा। मान लीजिए ये कोई बर्तन है और इसमें अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है, और इस कंडीशन में अगर इस वाले हाइट पे अगर देखा जाए तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो दाब है वो बराबर होगा। और ये किसके नियम के अनुसार? तो ये है पास्कल के नियम के अनुसार। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो प्रेशर अगर लगाएंगे तो ये फोर्स जो है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। ये जो है वो इसी सिद्धांत पे आपका काम करता है, पास्कल के नियम के आधार पे। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो ये काम करता है पास्कल के सिद्धांत पर। अगला है किसी द्रव द्वारा वस्तु के ऊपर लगाया जाने वाला जो बल होता है वो होता है उत्प्लावक बल। किसी द्रव के ऊपर, द्रव के द्वारा जब वस्तु के ऊपर कोई बल लगाया जाएगा, मान लीजिए नाव है और ये किसी नदी में है, तैर रहा है, तो इसके ऊपर नदी के जल के द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसको बोला जाएगा उत्प्लावक बल या फिर बुयंट फोर्स। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये कहा था, ये जो सिद्धांत है वो दिया गया था आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। यानी जब कोई वस्तु द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाएगी तो उसके भार में जो कमी आएगी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। द्रव्यमान का आयतन के साथ अनुपात कहलाता है घनत्व। यानी घनत्व इक्वल्स रो इक्वल्स जो वॉल्यूम है, मास पर यूनिट जो वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा मेरा घनत्व। यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोला जाएगा रो या फिर घनत्व। आपेक्षिक घनत्व होता है वस्तु का घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के साथ अनुपात। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता जो है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स या फिर ससंजक बल। नेक्स्ट है, दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य जब बल लगता है तो उसको बोला जाएगा आसंजक बल, और इसको बोला जाता है एडहेसिव फोर्स। आसंजक बल दो भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य, और जब एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगेगा उसको बोला जाएगा ससंजक या फिर कोहेसिव फोर्स। द्रव की पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत लगने वाला बल जो होता है उसको कहा जाता है पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन।
और इसका जो पृष्ठ तनाव है वो इक्वल्स यानी पृष्ठ तनाव को अगर टी से इंडिकेट करे तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसका जो मात्रक है वो होता है न्यूटन पर मीटर। किसी द्रव या गैस की दो परतों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है उसको कहलाता है श्यान बल या फिर विस्कस फोर्स। श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पास्कल सेकंड या फिर पॉइज। किसी पिंड का किसी द्रव में नियत वेग से गिरना कहलाता है सीमांत वेग, या फिर उसको कहा जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो किसी पिंड का किसी द्रव में नियत वेग से गिरेगा तो उसको बोला जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। जब द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रभाव में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो है उसका योग जो है वो नियत रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, और ये बताता है हमको बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय के अनुसार जब कोई द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में अगर ये मूव करेगा तो उसमें जो एनर्जी है उसका वो कांस्टेंट होगा। यानी अगर देखेंगे तो 3 प्रकार का एनर्जी होगा। तो सबसे पहले प्रेशर एनर्जी, और उसके साथ होगा उसका काइनेटिक एनर्जी, और उसके साथ होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो सम है वो हमेशा इक्वल्स होगा, और ये बताता है हमको बर्नौली का थ्योरम। नेक्स्ट अगला, पदार्थ का वह गुण जो उस पर लगाया जाने वाला बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है उसको कहलाता है क्या? उसका प्रॉपर्टी प्रत्यास्थता या फिर इलास्टिसिटी। तो अगर मान लीजिए कि वह गुण जो लगाया जाने वाला बाह्य बल को हमेशा रिपेल करेगा या फिर रिएक्ट करेगा, उससे जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उस परिवर्तन का विरोध करेगा, तो वो होता है पदार्थ के गुण इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता के कारण। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को बोला जाता है प्रतिबल। बल लगाने पर प्रारंभिक लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को कहा जाता है विकृति। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को कहा जाता है प्रत्यास्थता का यंग गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रतिबल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये बोला जाता है प्रत्यास्थता का यंग गुणांक। ठीक है, तो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होगा उसको बोला जाएगा प्रत्यास्थता का यंग गुणांक या फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थ सीमा में विकृति और प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है, और ये होता है हुक के नियम के अनुसार। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो करेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन अपना। तो इस कंडीशन में जिस सीमा तक ये प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा या फिर अनुक्रमानुपाती होगा, तो वो होता है आपका हुक के नियम के अनुसार एक सर्टेन पॉइंट तक ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन है वो होगा अनुक्रमानुपाती या फिर प्रोपोर्शनैलिटी वहाँ पे फॉलो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में। एक निश्चित पथ पर गति करते हुए वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसको बुलाया जाता है सरल आवर्त गति या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये हमको देखने को कहाँ पे मिलेगा? तो ये हमको देखने को मिलता है पेंडुलम में। ठीक है, तो ये बार बार अपनी गति को रिपीट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, और एक निश्चित समय के बाद, तो इसको बोला जाता है सरल आवर्त गति या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल बोला जाता है। एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो टाइम यहाँ पे लगेगा उसको बोला जाएगा आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसको बोला जाता है आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है इसके बाद आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।